A very warm good morning to all of my dear students. Today I am going to start the new topic that is elasticity. आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलास्टिसिटी है क्या, इलास्टिसिटी का यूजेस क्या है डे टू डे लाइफ में, और इलास्टिसिटी से हम लोग को क्या क्या बेनिफिट है और इसका कहाँ कहाँ हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट इट विद द टॉपिक दैट इज योर इलास्टिसिटी. Elasticity, the purpose of the property of body by virtue of which body regains the original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity and the body is known as elastic body. कहने का क्या मतलब हुआ कि जब आप किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी को जैसे ही आपने फोर्स लगाया उसके ओरिजिनल शेप और साइज को चेंज किया. कैसे चेंज करेंगे? यू कैन स्ट्रेच द बॉडी, आप किसी बॉडी को खींच सकते हैं. यू कैन कंप्रेस द बॉडी, आप किसी बॉडी को कंप्रेस कर सकते हैं. और यू कैन बेंड द बॉडी, आप किसी बॉडी को बेंड कर सकते हैं. तो जैसे भी आपने किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया और आपने जैसे ही उस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गई. तो ये प्रॉपर्टी बॉडी की इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाती है और ऐसे बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी बोलते हैं. आपने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे इलास्टिक बॉडी देखे होंगे, जैसे स्प्रिंग, रबर, है ना. आप स्प्रिंग को खींचते हैं, फिर आप उसको छोड़ते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है. आप उसको कंप्रेस करते हैं, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है. आप उसको बेंड करते हैं, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है. तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस बॉडी के पास हो उसको हम लोग इलास्टिक बॉडी बोलेंगे. तो जितने भी आपके सॉलिड हैं, जितना सॉलिड हम लोग डील कर रहे हैं, उसमें कुछ बॉडी ऐसी भी हैं जो कि आपकी प्लास्टिक बॉडी है. प्लास्टिक बॉडी का मतलब हुआ जैसे ही आपने उस बॉडी में फोर्स लगाया वो बॉडी अपने नेचुरल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पा रही है. जैसे ही आपने उससे फोर्स हटाया, फोर्स रिमूव किया, वो बॉडी उसी शेप में रह गई. जैसे क्ले, आपने क्ले को दबाया, क्ले उसी शेप में रह गया. आपने पुटी को प्रेस किया, फोर्स लगाया, फोर्स पुटी उसी शेप में रह गया. या जैसे मड है, च्युइंगम है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं बॉडी जिसमें जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फोर्स का आप रिमूवल करेंगे, बॉडी अपने उसी शेप को में रह जाता है, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करना नहीं चाहता है. उसी तरह एक कंसेप्ट है रिजिडिटी. रिजिडिटी से आप सारे लोग फेमिलियर होंगे और इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने रिजिडिटी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट, रोटेशनल मोशन फुल बेस्ड है किस पर? रिजिडिटी पर. कि दो मॉलिक्यूल जिनके बीच का इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल ही कम हो, ठीक है, जिसको दबाने से उनके शेप और साइज में कोई चेंजेस नहीं आए, उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं. जैसे दीवार, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, नॉर्मली ऐसी बॉडी आपकी रिजिड बॉडी मानी जाती है. इसके बाद क्या है कि इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड क्या है. कोई बॉडी इलास्टिसिटी को क्यों शो करता है, उसके पीछे पर्पस क्या है? देखिए, द एटम्स इन ए सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय द इंटर एटॉमिक और द इंटर मॉलिक्यूलर फेसेस. सो दीज आर द एटम्स. दिस इज योर एटम, दिस इज योर एटम. ऑल द ब्लैक डॉट्स आर योर इंडिकेटिंग द एटम्स. और सॉलिड में ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहते हैं. सो जहां पे लोवेस्ट मीन पोटेंशियल एनर्जी होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली वहीं डिस्प्लेस होकर रहेंगे. सो दीज आर द पोजीशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल. से ऑटोमेटिकली लोवेस्ट मीन पोजीशन पे रहते हैं. एटम इन सॉलिड मे बी रिगार्डेड एज मास पॉइंट और स्मॉल बॉल कनेक्टेड इन 3 डायमेंशनल स्पेस थ्रू स्प्रिंग्स. Then springs are represented as interatomic force of attraction between the balls. So these are the interatomic attraction between these balls. So when we are applying a force, we want to compress it. As it come to at the mean position, as you remove the force, it again come to its original position. The ball occupy the position of minimum potential energy. Always keep in mind, बॉल कहाँ पे होगा? जहां पे कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फील कर रहा होगा या जहां पे उसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का होगा. इलास्टिसिटी चैप्टर को डील करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हम लोग थ्रू आउट दी चैप्टर रीड करेंगे और इस वर्ड्स के हेल्प से हम लोग इस पूरे चैप्टर को समझेंगे. जैसे देखिए, स्ट्रेस क्या है? द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज टू बी स्ट्रेस. किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, दैट फोर्स इज नोन एज टू बी योर स्ट्रेस. एंड स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया.
तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स की यूनिट क्या है। अगर आपसे कोई व्यक्ति फोर्स की यूनिट पूछे तो आप क्या बोलोगे, दैट इज न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। और स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ये ऐसा यूनिट हो गया। अगर आपको सीजीएस में पूछेगा तो क्या लिखोगे आप, देन यू विल राइट द डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला के एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूला से माइनस डिवाइड कर दीजिए। सो दैट विल बी योर एम एल माइनस टी माइनस टू, एल माइनस वन टी माइनस टू। जब आपने किसी बॉडी में स्ट्रेस लगाया, कोई फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली उस बॉडी में कोई ना कोई चेंज होगा, ठीक है। तो जो चेंज होता है इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज नोन एज टू बी द स्ट्रेन। अब देखिए लेंथ में चेंज हो रहा है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी भी मीटर, तो स्ट्रेन का यूनिट क्या होता है, नो यूनिट। यानी स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है और स्ट्रेन को हम लोग विदाउट यूनिट ऑब्जेक्ट मानते हैं। देखिए जो आपका स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज टू बी टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या मतलब है, सपोज करिए कोई वायर है, ठीक है, आपने उस वायर में फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वायर का लेंथ क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज हुआ, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, mg। अब वायर का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। उसी तरह हम लोग लिखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। समटाइम द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एज नोन एज टू बी योर कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑल्सो। इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस से बोलते हैं, क्यों कि जैसे ही आपने किसी बॉडी को कंप्रेस किया इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। सो आप इसको लिखेंगे माइनस डेल्टा वी बाई वी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इसको हम लोग लिखते हैं ए डी पी बाई ए, ये इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस क्या है, इफ वी अप्लाइड अ फोर्स टू प्रोड्यूस द चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, मतलब आपने बॉडी का ना लेंथ वॉल्यूम चेंज किया है, ना आपने बॉडी का लेंथ चेंज किया है, आपने सिर्फ बॉडी का शेप चेंज किया है, वैसे स्ट्रेस को हम लोग, जैसे यहाँ देखिए, वैसे स्ट्रेस को हम लोग शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। द फर्स्ट वन देखिए, यह आपका, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हम लोग आएंगे, जब आपने इस पे फोर्स लगाया तो लेंथ में इंक्रीज हुआ, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। वॉल्यूम में दबाया आपने, दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये क्या, एक क्यूब है, क्यूब में आपने क्यूब की वॉल्यूम को आप नहीं चेंज कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स और क्यूब थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। सो जो आपने ये जो चेंज किया दैट इज नोन एज टू बी योर शियर स्ट्रेस, और इसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे आपका 3 तरह का स्ट्रेस है उसी तरह से आपका 3 तरह का स्ट्रेन भी होता है। एक को हम लोग कहते हैं टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकेंड वन इज नोन एज टू बी वॉल्यूमेट्रिक और कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड थर्ड वन इज नोन एज टू बी योर शियर एंड शियर स्ट्रेस। और ये तीनों का हम लोग लिखेंगे, द चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज टू बी योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल बाई एल। चेंज इन का मतलब क्या हो, मान लीजिए आपका एल लेंथ था, आपने उसमें फोर्स लगाया, लेंथ हो गया L1 से इंक्रीज होकर के L2, सो L2 माइनस L1 इज नोन एज टू बी योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूम में जो चेंज आया दैट इज वॉल्यूमेट्रिक, और जैसे ही आपने इसमें फोर्स लगाया, जो डिस्प्लेस किया, देखिए यहाँ पे आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स और डिस्प्लेसिंग दिस साइड, सो दिस लेंथ, दिस डिस्प्लेसमेंट x divided by L, that is known as to be your volumetric strain. So there are 3 type of strain. अब देखिए जो भी ये पूरा का पूरा इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का मेन क्रक्स, मेन सारा का सारा थ्योरी दे गिवन बाय द हुक्स। इसको हम लोग हुक्स लॉ से डिफाइन करते हैं। What the Hooke's law states that within elastic limit, stress is directly proportional to strain. किसी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया है, स्ट्रेस लगाया है, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा।
So stress is equals to m into strain, and somewhere it is written as E into strain. This m or E is known as to be the proportionality constant, or you can say that the modulus of इलास्टिसिटी. मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो को हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं. देखिए, हुक्स लॉ को समझने के लिए विद इन इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है. सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए ना, दिस ग्राफ, ये ग्राफ को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ये ग्राफ आपको सारे बिहेवियर के बारे में बताता है. जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई एक आयरन का रॉड है, ठीक है, आपने उसमें फोर्स लगाया, खींच रहे हैं, लंबा हो रहा है, खींच रहे हैं, लंबा हो रहा है, छोड़ रहे हैं, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है. सपोज यू आर हैविंग अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लेके ही समझिए, आपने स्प्रिंग को थोड़ा सा फोर्स लगाई, यू आर स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, रिलैक्सिंग, इट गेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अगेन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, यू आर लीविंग इट, it again regain its original position. So as you are increasing the stress, strain is also increasing, है ना, एक पर्टिकुलर लिमिट तक. एक बार आप क्या देखेंगे कि जब आपने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया, स्प्रिंग वापस तो हुआ, लेकिन वो अपने ओरिजिनल लेंथ को एक्वायर नहीं कर पाया. मतलब अगर स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ 5 सेंटीमीटर था, तो आपने जैसे ही उसको छोड़ा वो 5 पॉइंट वापस तो हो गया, लेकिन 5.1 सेंटीमीटर हो गया. मतलब हल्का सा इलोंगेशन हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स हल्के से डिस्प्लेस हो गए. दैट पॉइंट, दिस बी पॉइंट इज नोन एज टू बी योर यील्ड पॉइंट और द इलास्टिक लिमिट पॉइंट. मतलब बॉडी इलास्टिक बॉडी से धीरे धीरे प्लास्टिक बॉडी में कन्वर्ट कर रही है. जब आप सी पॉइंट पे आते हैं, बॉडी लूजेस इट्स कंप्लीट इलास्टिसिटी. हर बॉडी के साथ आप स्टील को देखिए, कॉपर को देखिए, गोल्ड को देखिए, एक लिमिट के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप को फोर्स लगाने के बाद रिगेन नहीं कर पा रही है. सो इलास्टिक बॉडी किस में कन्वर्ट हो गई, प्लास्टिक बॉडी में कन्वर्ट हो गई. स्टिल यू आर अप्लाइंग द फोर्स. इसके बाद भी आप उस बॉडी में फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा के आपने उस बॉडी को इलोंगेट कर दिया और आप डी पॉइंट तक ले गए. ठीक है, मतलब बॉडी का प्लास्टिक बिहेवियर अभी है. आप उसको खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, वो खींच रहा है, लंबा हो रहा है, इलोंगेट होता जा रहा है, होता जा रहा है. बट आपने बहुत ज़्यादा एक पॉइंट के बाद, जब आप इलोंगेशन डी पॉइंट पे पहुंचेंगे, उसके बाद भी अगर आप बॉडी को खींचेंगे तो क्या होगा, यू विल गेट अ पॉइंट वेयर बॉडी इज गोइंग टू बी ब्रेक. बॉडी स्टील की हो, आयरन की हो, कॉपर की हो, कोई सा भी मटेरियल हो, कोई सा भी सॉलिड हो, कोई सा भी मेटल हो, एक पॉइंट के बाद वो ब्रेक कर जाएगा. इट विल एक्वायर द फ्रैक्चर पॉइंट. सो हर बॉडी के अंदर एक फिक्स इलास्टिक बिहेवियर होता है. एक फिक्स्ड पॉइंट तक ही वो इलास्टिक रह सकती है, उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट करता है, फिर वो बॉडी ब्रेक कर सकती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बॉडी के पास इलास्टिक बिहेवियर हो ही, या हर बॉडी के पास प्लास्टिक बिहेवियर हो ही. जैसे अगर आप ब्रिटल मटेरियल पे जाएंगे, तो ब्रिटल मटेरियल के बाद इलास्टिक लिमिट के बाद, ये इलास्टिक लिमिट के बाद सीधा ये फ्रैक्चर पॉइंट आता है. जैसे आप ग्लास को लेंगे तो वो या तो एक्सपैंड करेगा या तो सीधा ब्रेक करेगा, वो प्लास्टिक बिहेवियर शो नहीं करता है. तो जैसा उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस अकॉर्डिंगली उस पे उसका इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर डिपेंड करता है. नाउ कम टू द अनदर टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी: यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड द shear of rigidity. What is the Young modulus of elasticity? Young's modulus of elasticity is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. मतलब आपने किसी चीज पे longitudinal stress लगाया है, the ratio of stress by strain, so that is represented by y. longitudinal stress आपका क्या हो जाएगा, force per unit area, यानी यहाँ पे जो आप लिखोगे that will be your this point, force by area. फोर्स के लिए आप क्या लिख सकते हो, mg. एरिया के लिए आपने क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर. व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या मतलब होता है, चेंज इन वैल्यू, कन्फिग्रेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू. तो आप लेंथ में चेंज करा रहे हैं, सो हियर इट इज l by l. बाय सॉल्विंग इट यू कैन राइट mgl पाई स्क्वायर इनटू स्मॉल l, वेयर कैपिटल L इज द ओरिजिनल लेंथ एंड स्मॉल l इज द चेंज इन लेंथ. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वैल्यू.
अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेन तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये तो जीरो है इसका। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो इट विल बी द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l-1 t-2। क्यों, फोर्स का यूनिट क्या होता है, ml t-2। दिस डिवाइडेड बाय एरिया L2, एक L से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 L बचेगा, m l-1 t-2। दूसरा जो इलास्टिसिटी है आपका, दैट इज योर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस आपका क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया आपका dv बाई v। देखिए dp हमने इसलिए लिखा क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज योर प्रेशर ऑल्सो। सो यू कैन राइट इन द केस ऑफ वॉल्यूम, यू कैन राइट by force of area, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की जगह डायरेक्टली वी राइट द dp। अब जो ओरिजिनल v है दैट विल बी गो इन द अपर साइड, सो यू कैन राइट ओरिजिनल वॉल्यूम v मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर, दिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज नोन एज टू बी योर बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा, सेम डायमेंशन m1 l-t-2। तीसरा जो है दैट इज योर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, दैट इज योर शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना, और शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, थीटा। आपने उसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया, दैट इज योर थीटा। सो फोर्स डिवाइडेड बाय area multiplied by angle, that is known as to be your modulus of rigidity. So these three are the important modulus of rigidity. इसके बाद एक important concept आता है, that is known as to be your Poisson's ratio. Poisson's ratio क्या है, देखिए when a wire is loaded its length increases but its diameter decreases. Exactly, जब आपने किसी वायर पे फोर्स लगा दिया, ठीक है, उसका लेंथ बढ़ना शुरू हुआ, उसका लेंथ तो बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीज क्या हो रहा है, अगर उसका डायमीटर डिक्रीज नहीं होगा तो क्या लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। लेंथ का इंक्रीमेंट इसी बात पर डिपेंड करता है कि डायमीटर कितना डिक्रीज हो रहा है। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड नोन एज टू बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन। Within elastic limit, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is known as to be the Poisson's ratio। मतलब longitudinal strain हो गया आपका change in length यानी डेल्टा L by L, और lateral strain क्या हो गया आपका, तो माइनस dw by w और माइनस d by d। मतलब डायमीटर डिक्रीज कर रहा है और लेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो पॉइसन्स रेशियो क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या है, जो डायमीटर आपका डिक्रीज कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, जो डायमीटर आप जो लेंथ आपका इंक्रीज कर रहा है। सो लैटरल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ डिक्रीज डायमीटर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग माइनस dw, डिक्रीज डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, दिस डिवाइडेड बाय original change in length divided by original length, this is known as to be the Poisson's ratio. So the Poisson's ratio, the negative sign indicates that the longitudinal and lateral strain are opposite in nature. Of course it is opposite, because अगर लेंथ बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो उसका डायमीटर है वो डिक्रीज करेगा, अगर डायमीटर डिक्रीज नहीं करेगा तो लेंथ उसका इंक्रीज नहीं करेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप कि जहां तक मैंने आपको पढ़ाया वहां तक आपको क्लियर होगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क इट टू मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 9507104717। टिल देन क्लास, हैव अ गुड डे, बाय।